अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द C++ सीरीज़। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स और यूनियंस के बारे में बात की थी कि हम डिफरेंट टाइप की वेरिएबल्स को या वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए किस तरह से स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग अगर हम एक एग्जाम्पल देखें या उसका ओवरव्यू देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जिनके दरमियान कोई ऑपरेटर है। तो जब हम उनके दरमियान कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो उनके दरमियान ये भी हो सकता है कि दोनों वेरिएबल जो हैं वो अलग-अलग डेटा टाइप्स के हों, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो सेम डेटा टाइप के हों। तो उस सूरत में जब उनका आंसर आएगा वो किस डेटा टाइप के अंदर आएगा, इस चीज़ को डिसाइड करने का नाम है टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। पहला जो है उसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं और दूसरे को एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग किस चीज़ को कहते हैं। कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो वेरिएबल, जो मैंने अभी एग्जांपल आपसे शेयर की थी, तो उस एग्जांपल की सूरत में जो हमारा कंपाइलर अगर खुद से डिसाइड कर रहा है कि इस दोनों इन ऑपरेशंस का क्या आंसर आएगा, वो किस डेटा टाइप के अंदर आएगा, तो उस चीज़ को हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। यानी ये जो टाइप कास्टिंग है इसको डिसाइड करने का काम जो है वो कंपाइलर का है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली खुद से डिसाइड करेगा कि आंसर किस टाइप में आएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो खुद से इसे परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास इस किस्म के कोई रूल्स उसके पास डिफाइंड होंगे कि जिनकी मदद से वो डिसाइड करेगा कि किस डेटा टाइप को वो आंसर के अंदर शो करेगा। तो अगर हम इस तरह की सिनेरियो को देखें कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान एक ऑपरेटर को यूज़ किया गया और दोनों वेरिएबल्स सेम डेटा टाइप से रिलेट करते हैं, तो उस किस्म की जब हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो उसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के ज़रिए जो है उसकी वैल्यू को डिसाइड किया जाएगा, उसके आंसर के डेटा टाइप को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास इस किस्म की एक एक्सप्रेशन हो जिसके दरमियान में कोई भी ऑपरेटर है, मसलन वो एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के जितने भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो दोनों वेरिएबल्स अलग-अलग डेटा टाइप से बिलोंग करते हो, यानी एक वेरिएबल जो है वो इंटीजर हो और दूसरा वेरिएबल फ्लोट हो, तो उस किस्म की जो हमारे पास कन्वर्जन होगी, जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी, उसे हम मिक्स्ड टाइप कन्वर्जन कहेंगे। और वो एक्सप्रेशन जो है वो भी जाहिर सी बात है कि उसे मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन ही कहा जा सकेगा। तो इस सूरत में उसका जो रूल है उससे देखते हैं कि हमारे पास जो रूल है वो कंपाइलर किस चीज़ रूल को यूज़ करेगा इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए। तो वो रूल ये है कि अगर हमारे पास दो जो वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान डेटा टाइप्स हैं वो अलग-अलग हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो लार्जेस्ट में हमारे पास डेटा टाइप है, यानी वो डेटा टाइप जो ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई कर रही है, जो भी हमारे पास लार्जेस्ट डेटा टाइप है, जो आंसर आएगा उस डेटा टाइप के अंदर आएगा। तो अगर हम देखें हमारी एक एग्जांपल को कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है इंटीजर x और दूसरा वेरिएबल है डबल y। तो इनके दरमियान जो फ़र्क है वो ये है कि हमारे पास दोनों वेरिएबल्स जो हैं उनकी डेटा टाइप्स अलग-अलग हैं, वो सेम नहीं है। तो जब इनकी कन्वर्जन की जाएगी तो उसे मिक्स्ड टाइप कन्वर्जन कहेंगे। तो ये डिसाइड किस तरह से होगा कि अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि जो डबल डेटा टाइप है ये इस तरह की डेटा टाइप है कि जो इंटीजर से ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि इसके लिए उसे डेसिमल को भी यूज़ करना होता है और उसके अलावा इसकी प्रिसीजन भी होती है कि ये पॉइंट्स के बाद डिफरेंट जो है वो प्रिसीजन से हमारे पास नंबर को शो करती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसकी मेमोरी ऑक्यूपाई जो है वो ज़्यादा होती है तो ये लार्जेस्ट डेटा टाइप होगी। तो इस सूरत में जो आंसर आएगा वो डबल की सूरत में आएगा। तो इसको आप नीचे से देख सकते हैं कि जब मैंने सी आउट किया x प्लस वाई यानी इनके दरमियान एक ऑपरेशन को परफॉर्म किया तो जो आंसर आया वो आया है डबल डेटा टाइप के अंदर, वो डॉट के साथ आया है, हमारे पास डेसिमल नंबर की सूरत में आया है। अगर आप इसके आंसर को चेक करना चाहें कि वो किस टाइप के अंदर है तो इसके लिए भी आप डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक वो टाइप ऑफ ऑपरेटर है, अगर आप ब्राउज करेंगे इंटरनेट पर तो आपको मिल जाएगा। इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट से रेफरेंस कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा और जो इसका आंसर है वो लार्जेस्ट डेटा टाइप के अंदर आएगा। तो काम तो इसका जो है वो खुद ब खुद कंपाइलर करेगा, लेकिन आपको इस बात का इल्म होना चाहिए था कि वो जो रूल है जिसको वो फॉलो करके कंपाइलर टाइप कास्टिंग कर रहा है वो बेसिकली क्या है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास हाईएस्ट डेटा टाइप्स और लोएस्ट डेटा टाइप किस तरह से होती हैं। तो अगर हम लोएस्ट डेटा टाइप की बात करें तो जो वो ऐसी डेटा टाइप जो सबसे कम मेमोरी ऑक्यूपाई कर रही है उसे हम लोएस्ट डेटा टाइप कहेंगे, और इसी तरह से वैसी डेटा टाइप जो सबसे ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी उसे हाईएस्ट डेटा टाइप कहेंगे। इसी तरह से अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सबसे कम जो हमारे पास डेटा टाइप सबसे कम मेमोरी ऑक्यूपाई करती है वो है कैरेक्टर डेटा टाइप। इसी तरह से उससे आगे देखें तो मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स के अंदर इंटीजर डेटा टाइप जो है वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करती है। इस वजह से इसे इस तरह से लिखा गया है कि कैरेक्टर से ऊपर जो डेटा टाइप है वो उससे हाईएस्ट डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है।
और इसी तरह से अगर हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जाएं तो लॉन्ग, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल कि इस तरतीब से हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई की जो करने की जो एक सीरीज़ होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि सबसे कम कैरेक्टर, उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं उससे ज़्यादा ज़्यादा जो मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई होती चली जाती है। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें कि हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो हो कि जिसके अंदर एक वेरिएबल हो इंटीजर का और दूसरा वेरिएबल जो है वो हो लॉन्ग डेटा टाइप का, तो जब उनके दरमियान में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो जो उसका आंसर आएगा उसकी डेटा टाइप जो है वो लॉन्ग होगी, क्योंकि इन दोनों में से हाईएस्ट डेटा टाइप जो है वो लॉन्ग है। इसी तरह से कोई ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि जिसके अंदर एक वेरिएबल फ्लोट डेटा टाइप का हो और दूसरा हो डबल डेटा टाइप का, तो इनके दरमियान अगर आप देखें कि हाईएस्ट कौन सा है तो वो है डबल डेटा टाइप, क्योंकि ये ज़्यादा प्रिसीजन के साथ आंसर को दिखाता है। इस वजह से जो आंसर आएगा वो डबल डेटा टाइप के अंदर आएगा। तो इसकी एक अभी एक इम्प्लिसिट कन्वर्जेंस की एक एग्जांपल जो है, ये 4 एग्जांपल्स हमारे पास दी गई हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली काम तो कुछ उसी तरह से हो रहा है, लेकिन उसको डिस्कस करना जो हमारे लिए लाजमी है। तो फर्ज करें कि हमारे पास एक ऐसी कन्वर्जन थी कि यानी एक ऐसी एक्सप्रेशन थी कि जिसके अंदर एक वेरिएबल था करेक्टर डेटा टाइप का और दूसरा वेरिएबल था फ्लोट डेटा टाइप का, तो जिनके दरमियान अभी शायद मैंने अभी आपसे पहले भी बात की थी कि प्लस भी हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लाई, इस तरह से किसी भी किस्म के जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। तो इनका दरमियान जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा फ्लोट डेटा टाइप में, क्योंकि जो फ्लोट डेटा टाइप है वो करेक्टर से हाईएस्ट डेटा टाइप है। इसी तरह से ये तीनों भी इसी तरह से काम करती हैं। तो अगर हम इस तरह की डेटा टाइप्स को देखें कि जो दोनों जो वो खुद से जो है वो डेसिमल डेटा टाइप्स ही हैं, तो फ्लोट और लॉन्ग डबल ये दोनों जो है ये इस तरह के डेटा टाइप्स हैं कि जिनके अंदर हम डेसिमल पॉइंट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन इन दोनों में से लॉन्ग डबल एक ऐसी डेटा टाइप है जो ज़्यादा प्रिसीजन के साथ अपने आंसर को दिखाती है। तो जब इनके दरमियान में कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा तो उसका आंसर जो है वो हाईएस्ट डेटा टाइप यानी लॉन्ग डबल के अंदर दिखाया जाएगा। अब देखते हैं इसकी एक एग्जांपल को। तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर किया और दूसरा ऐसा वेरिएबल है जो कि इंटीजर वैल्यू से है, इंटीजर डेटा टाइप से है, तो उसके अंदर हमने 10 को स्टोर किया। इस तरह से हमने इनके दरमियान एक सम का ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है। तो इसका आंसर किस तरह से आएगा इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ से इस प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ और VS कोड पर जाकर इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ बातें की हैं लेकिन ये बातें भी जो है आपके लिए बहुत कारआमद थी। तो अभी क्या करते हैं कि हमारे पास चूँकि ये 16th हमने कल किया था तो आज 17th ट्यूटोरियल है, इसका बॉयलरप्लेट कोड लिखते हैं और यहाँ पर इस प्रोग्राम को पेस्ट करता हूँ। तो चूँकि मैंने इसे स्लाइड से कॉपी किया इस वजह से डबल कोड जो है वो हमारी C++ वाली नहीं है, तो इनको पहले दुरुस्त करते हैं और यहाँ पर से फॉर्मेट करके रन करके देखते हैं। तो आप ये देखेंगे कि मैंने एक करैक्टर का वेरिएबल बनाया और एक बनाया इंटीजर डेटा टाइप का, लेकिन इनके दरमियान मैं सम को परफॉर्म करवा रहा हूँ। तो ये बात अजीब नहीं होगी कि किसी करैक्टर के साथ हम सम को किस तरह से जमा कर सकते हैं। तो इस बात का सोल्यूशन वो ये है कि जब हम एक करैक्टर को इंटीजर के साथ जमा करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस करैक्टर की इंटीजर के अंदर क्या वैल्यू है, तो उसको हम कहते हैं अस्काई कोड। अस्काई कोड के बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा, तो इसके बारे में मैं आपसे एक मरतबा फिर से बात कर लेता हूँ कि जब भी लोअर लेवल पर काम हो रहा होता है, यानी हमारा कंप्यूटर जब किसी चीज़ को स्टोर करता है या जब हम किसी की को प्रेस करते हैं, तो वो जो करैक्टर्स हैं, अगर हम ए को प्रेस कर रहे हैं तो वो करैक्टर जो है वो करैक्टर की सूरत में हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो गर्दिश नहीं करते। यानी एक जगह से दूसरी जगह जब जाना होता है या स्टोर करना होता है तो वो इस किस्म का काम होता है कि वो करैक्टर को स्टोर नहीं किया जाता बल्कि इंटीजर की सूरत में उसे स्टोर किया जाता है। इंटीजर के बाद जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ए का जो कोड होगा स्काई कोड, वो बेसिकली वो कोड होगा जो कि लोअर लेवल पर हमें काम आता है। तो अगर जो है हम इसके दरमियान जो है वो एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब यही होगा कि ए का जो स्काई कोड है वो दूसरी इंटीजर वैल्यू के साथ जमा किया जाएगा। तो ये चीज़ जो है यही कंपाइलर जो है उसे परफॉर्म खुद ब खुद करता है। यानी इनके दरमियान जब मैं इस आंसर को इसको जो है इवेल्युएट करूँगा, यानी करेक्टर वैल्यू और इंटीजर वैल्यू को जब मैं इवेल्युएट करूँगा तो इनके अंदर जो है वो हायर डेटा टाइप कौन सी है, वो जो है वो बेसिकली हायर डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, तो इसका आंसर जो है वो आना चाहिए इंटीजर के अंदर। तो इसी वजह से इस कैरेक्टर को पहले इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और जब इसको सम किया जाएगा इंटीजर वैल्यू के साथ तो एक इंटीजर का हमारे पास आंसर आएगा। तो मैं आपको पहले एक ऐसा तरीका भी बताता हूँ कि आप किस तरह से किसी भी कैरेक्टर को इंटीजर के अंदर जो है वो शो कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा, पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं इंट कैर टू इंट। तो मैंने इस तरह से एक जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो अगर मैं कुछ इस तरह से करूं कि इसके बाद कैर टू इंट के अंदर मैं कैर वैल्यू को स्टोर कर दूं,
तो क्या होगा कि कैर टू इंट के अंदर जो हमारे पास कैर वैल्यू है, कैर वैल्यू का जो अस्काई कोड है वो खुद ब खुद कन्वर्ट होकर इंटीजर के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर जो हमारे पास वेरिएबल है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। इस वजह से हमारे पास जो ए कैरेक्टर है उसकी जो अस्काई वैल्यू होगी वो इंटीजर के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। तो मैं यहाँ पर जो है इसका अस्काई कोड भी शो करता हूँ। तो अस्काई कोड ऑफ ए इज कैर टू इंट। तो इस मेथड के जरिए आप इसका स्काई कोड भी है वो फाइंड कर सकेंगे। तो इसको मैं अब रन करता हूँ कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इंटीजर्स के अंदर। पहले जो है इसके ए की जो स्काई वैल्यू है वो हमारे पास शो होगी, उसके बाद इन दोनों का जो है सम आएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्काई कोड ऑफ ए इज 65, उसके बाद कैरेक्टर वैल्यू जो है वो ए है, इंटीजर वैल्यू 10 है। तो जब 65 और 10 को सम किया जाएगा तो आंसर आएगा 75। तो इस तरह से इस तरीके को मद्देनजर रखते हुए, इसे यूज़ करते हुए आप किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी सिंबल का स्काई कोड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप को आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। तो जब भी मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि ये जो कन्वर्जन है, ऑटोमेटिकली जो कन्वर्जन की जाती है ये उसी सूरत में की जाती है कि जब एक एक्सप्रेशन को हम एज इट इज़ जो है एलिवेट कर रहे हैं। यानी अगर मैं ऐसा करूँ कि किसी इसको एक्सप्रेशन को, इसका आंसर निकाल कर किसी और वेरिएबल के अंदर जब है वो वहाँ पर मैं उसके अंदर स्टोर कर दूँ कि यहाँ पर मेरा जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था कैरेक्टर के अंदर। फर्ज कर रहे हैं हम कि हमारा जो आंसर है, या इस तरह से करते हैं कि ये कैरेक्टर वैल्यू होती है और दूसरा ये एक इंटीजर वैल्यू होती, और इसके अंदर जो मैं सम कर रहा हूँ वो होता है एक फ्लोट वैल्यू। तो उस सूरत में जो आंसर आता वो आता फ्लोट वैल्यू के अंदर। तो मैं अगर उसे किसी फ्लोट वैल्यू के आंसर को किसी इंटीजर के अंदर बाद में जमा कर देता हूँ, उसके अंदर स्टोर कर देता हूँ, तो उस सूरत में जो आंसर आएगा वो तो इंटीजर में आएगा ना, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वही इंटीजर को स्टोर कर रहा है। तो अगर मैं उस इंटीजर को शो करवाऊंगा, उसकी वैल्यू उसके अंदर जो भी उसे सी आउट करवाऊंगा, तो वो वैल्यू इंटीजर के अंदर शो की जाएगी। तो उस सूरत में जो चीज़ है वो अलग हो जाती है। लेकिन इसका जो आंसर आ रहा है बेसिकली वो जो है वो उसे हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कह रहे हैं, क्योंकि वो कंपाइलर की मदद से ऑटोमेटिकली डिसाइड की जा रही है। इसकी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास इंट एक्स है, इंट एक्स है एक 10 और एक फ्लोट है, फ्लोट वाई इज इक्वल टू 20.2। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सी आउट करता हूँ, सी आउट करने की बजाय यहाँ पर अगर मैं इसे कुछ इस तरह से करता हूँ कि इंट वाई जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और मैं इसको अगर सी आउट करूं तो ये जो फिनोमेना होगा ये कुछ डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने टाइप कास्टिंग को जो इग्नोर कर दिया, बल्कि इसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल को यूज़ कर दिया जो कि जी टाइप का जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। तो जब इसके दरमियान अगर ऑपरेशन को हम परफॉर्म करने की बात करें, तो जब फ्लोट और इंटीजर के दरमियान जो वो सम होगा तो उसका आंसर जो है वो तो आएगा फ्लोट के अंदर ही। यहाँ पर कन्वर्जन जो है वो इस सिनेरियो में होगी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास जो कन्वर्जन है वो परफॉर्म होगी, और जो आंसर आएगा वो फ्लोट के अंदर ही आएगा जो कंपाइलर डिसाइड करेगा। लेकिन अब इस आंसर को अगर मैं इंटीजर के अंदर जमा कर देता हूँ, उसके अंदर स्टोर कर देता हूँ, तो जब इंटीजर को हम बाद में शो करेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू को शो करेगा, वो जो फ्लोट के बाद वाली जो वैल्यूज थी उसे इग्नोर कर देगा, हालांकि जो आंसर था वो फ्लोट के अंदर ही आ रहा था। तो इसको मैं रन करके अगर आपको दिखाऊँ, पहले वाले को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे बाद वाला जो है वो कोई प्रॉब्लम ना दे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इंटीजर के अंदर, क्योंकि वो जो आंसर है वो तो आ रहा था वैसे तो फ्लोट के अंदर ही, लेकिन ये जो आंसर इंटीजर के अंदर आ रहा है ये बेसिकली जो जी इंटीजर टाइप के जी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है। क्योंकि जब हम किसी इंटीजर के अंदर फ्लोट वैल्यू को स्टोर करेंगे तो वो क्या करेगा कि जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हैं उनको इग्नोर कर देगा। तो ये जो एक्स प्लस वाई थी, इसका आंसर बेसिकली जो आया था वो आया था 30.2। लेकिन जब मैंने इसे इंटीजर जी के अंदर स्टोर कर दिया तो ये टाइप कास्टिंग से बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि मैंने इसे इसके अंदर स्टोर किया है। तो जब इसके अंदर मैं इसे स्टोर करूंगा तो इंटीजर, चूंकि इंटीजर को ही स्टोर कर सकता है, तो वो 0.2 को इग्नोर करेगा और जो वैल्यू होगी वो सिर्फ जो इंटीजर वाली है उसे शो करवा देगा। तो ये जो वैल्यू है वो 30 है। तो मैं बेसिकली आपको समझाना ये चाह रहा था कि जो इंटीजर जी के अंदर मैंने इसे स्टोर करवाया है वो कन्वर्जन के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। कन्वर्जन जो है वो हो रही है एक्स प्लस वाई के दरमियान जो भी हो रही है वो उसका आंसर जो है वो एज इट इज आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग एक ऐसी टाइप कास्टिंग है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर डिसाइड करता है, यानी मैं खुद डिसाइड करूंगा, आप खुद डिसाइड करेंगे कि दो ऑपरेशन जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, दो ऑपरेंड्स के दरमियान में, दो वेरिएबल्स के दरमियान में, उनका जो आंसर है किस टाइप के अंदर आएगा। अगर मैं खुद से परफॉर्म कर रहा हूँ, उस चीज़ को कंपाइलर को बता रहा हूँ, तो उसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इसकी सिंटैक्स की बात करते हैं कि इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है। तो हमें एक ब्रैकेट के अंदर उसकी टाइप लिख देनी है
और उसके सारे एक्सप्रेशन को लिख देना है। तो जब इस किस्म के हम सिंटैक्स को फॉलो करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारी अपनी मुकर्रर करदा डेटा टाइप के अंदर, यानी जो डेटा टाइप मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। तो इसकी एक एग्जांपल भी देखते हैं। फर्स्ट करें कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जो कि फ्लोट हैं, तो उनके दरमियान में एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ x मॉडुलस y। तो मॉडुलस जो है, आप इस बात को याद रखें कि मॉडुलस है क्योंकि उसे रिमाइंडर निकालना होता है, तो वो दो इंटीजर्स के दरमियान ही ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है, ना कि दो फ्लोट वेरिएबल्स के दरमियान में। तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? अगर मैं इसको इसी तरह से जाकर उसके अंदर कंपाइलर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, उसे वहां से रन करूंगा, तो क्या करेगा कि वो हमें एक एरर जनरेट करके देगा कि जी मैं दो फ्लोट्स के दरमियान जो है कोई भी इस तरह का मॉडुलस को परफॉर्म नहीं कर सकता, बल्कि मुझे इसके लिए कोई इंटीजर चाहिए। तो इस मसले को मैं किस तरह से करूंगा कि मैं इसके x के साथ ब्रैकेट के अंदर इंट और इसी तरह से y के साथ ब्रैकेट के अंदर अगर इंट लिख दूंगा, तो क्या होगा कि मैं खुद से कंपाइलर को बता रहा हूँ कि मुझे x जो है वो इंटीजर के अंदर चाहिए और y भी इंटीजर के अंदर चाहिए। इन दोनों के दरमियान में बाद में मुझे मॉडुलस जो है वो फाइंड करना है। इस तरह से मैं एक्सप्लिसिटली यानी खुद से कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि मुझे किस तरह से आंसर जो है वो चाहिए। तो इस तरह से जब इनके दरमियान में ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो क्या होगा कि जो फ्लोट का जो भी पॉइंट के बाद वाले जो भी नंबर्स थे उन सबको इग्नोर कर दिया जाएगा और उसके अलावा जो इंटीजर वाले हैं उनके दरमियान में मॉडुलस ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया जाएगा। इस तरह से आप इसकी एग्जांपल को यहाँ पर देखें कि इसको किस तरह से परफॉर्म किया गया है। तो फ्लोट x के अंदर 5.5 और इसी तरह से फ्लोट y के अंदर जो है वो 10.5। तो जब इनके दरमियान मैंने एक c यानी एक डेटा टाइप बनाई, इंटीजर c के नाम से एक वेरिएबल बनाया। c के अंदर मैंने क्या स्टोर किया, क्योंकि मुझे पता था कि जब इसका आंसर आएगा वो तो आना ही वो है c इंटीजर के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा कि इनकी टाइप कास्टिंग कर दूंगा, y के साथ भी इंट और x के साथ भी इंट। जब इनके दरमियान में मॉडुलस को परफॉर्म कर रहा हूँ तो जब आंसर आएगा वो 10 जो है वो 5 से डिवाइड होगा और जो मॉडुलस का आंसर आएगा वो आएगा 2 0, वो आंसर आएगा 0। तो 0 जो है उसे c के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, उसके बाद उसे मैं एज इट इज़ सी आउट कर सकता हूँ। तो इसको भी एक मरतबा जो है हम अपने VS कोड के अंदर जाकर परफॉर्म करके देखते हैं। काम की मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि जो टाइप कास्टिंग है वो बेसिकली सिर्फ एक एक्सप्रेशन के ऊपर परफॉर्म होती है। इसका इस बात से कोई लिंक नहीं होता कि मैं उसे बाद में किस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो जब इसको हम रन करेंगे तो जो आंसर है वो 0 आएगा और वो एक इंटीजर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली उसको टाइप कास्ट कर दिया था। तो अब आपके लिए जो टास्क है वो कुछ ये है कि आपको इस आउटपुट, इस जो कोड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसका आउटपुट शो करना है कि उसका आउटपुट क्या आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को जो है वो अच्छी तरह से कर सकेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने सिंपली एक टाइप कास्टिंग की है। अब इसकी जो प्रैक्टिस है, मजीद प्रैक्टिस वो आपको खुद से करनी है। डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है अपने जहन में सोचें, उनके लिए लॉजिक बनाएं। अगर आपको चाहिए हो इस तरह के प्रोग्राम जिससे हम प्रैक्टिस कर सकें तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपको डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं गो टू स्टेटमेंट की। गो टू स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका मकसद ये होता है कि अगर हम अपनी मर्जी से किसी भी वक्त किसी प्रोग्राम के अंदर चाहें तो अपने कंट्रोल को डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी चौथी लाइन पर मौजूद हूँ तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा फिर से मैं पहली जो कोड की लाइन है उसके अंदर चला जाऊँ, तो उसके लिए मैं इस गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा। ये एक रफ सी एग्जांपल थी, जब हम इसको मजीद उसको डिस्कस करते हैं तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो इसके लिए हमें एक लेबल का यूज़ करना पड़ता है। लेबल का मतलब ये है कि किसी एक आइडेंटिफायर, यानी वैलिड आइडेंटिफायर का मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल को जिस तरह से हम जो है वो यूज़ कर सकते थे, यानी जो C++ के अंदर हमें नेम करने के लिए किसी भी वेरिएबल को, किसी भी कांस्टेंट को जो रूल्स दिए गए हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए मुझे एक नाम लिखना है और उसके बाद एक कॉलन लगाकर मैं आगे जो भी कोड लिखूंगा उसे हम लेबल का नाम देंगे। तो गो टू स्टेटमेंट को किस तरह से यूज़ करना है कि गो टू लिखकर उसके आगे उस लेबल को लिख देंगे, उस लेबल का नाम लिख देंगे। तो इस तरह से हम गो टू स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकेंगे। तो इसको इस तरह से हम जो है वो करते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ है, मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और आपको जाकर VS कोड के अंदर समझाता हूँ कि हम इसको किस तरह से करेंगे। तो मैं अगर आप आपको इस प्रोग्राम की समझ आ जाएगी तो आपको गो टू स्टेटमेंट्स की बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो मैंने सबसे पहले बात की थी लेबल की। तो जब भी हम किसी गो टू स्टेटमेंट के यूज़ करते हैं तो गो टू स्टेटमेंट के बाद जब उस लेबल का नाम लिखा जाता है तो उस स्टेटमेंट तक पहुंचते ही वो प्रोग्राम, यानी अगर मैं यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है गो टू मेन्यू, तो इसका मतलब ये है कि जब भी कंट्रोल इस लोकेशन पर पहुंचेगा तो वो क्या करेगा कि इस मेन्यू वाले लेबल को फाइंड करेगा कि ये मेन्यू वाला लेबल कहाँ पर है। तो पूरे प्रोग्राम के अंदर वो अगर कहीं भी मौजूद है तो वहाँ से दोबारा फिर से प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा। तो लेबल को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि मैंने एक मेन्यू नाम से लेबल रखा, उसके बाद हमने कॉलन का यूज़ किया। तो कॉलन लगाने के बाद जो जितना भी कोड आएगा वो सारा उस ही लेबल के अंडर होगा।
यानी अगर मैंने यहाँ पर मेन्यू लिखा है गो टू मेन्यू, तो यहाँ से कंट्रोल जो है डायरेक्टली वापस यहाँ पर चला जाएगा। तो मेरी मर्जी है कि मेन्यू जो हमारे पास लेबल है उसके अंदर कितना कोड आता है। तो इस सिनेरियो के अंदर मेन्यू के अंदर ये सारा कोड जो है वो आ रहा है। तो अब इस प्रोग्राम को हम समझते हैं कि सबसे पहले हमने चॉइस नाम का एक जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने एक लेबल लगाया मेन्यू के नाम से, मेन्यू के बाहर मुझे एक कॉलन यूज़ करना था। तो फिर उसके बाद मतलब ये हुआ कि इस लेबल के अंदर जो है वो ये सारा कोड आ रहा है। जब भी इस मेन्यू को कॉल किया जाएगा तो वो दोबारा से यहाँ पर से कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा और ये तमाम कोड दोबारा से रन किया जाएगा। तो अब मैंने सी आउट किया मेन्यू। ये एक कुछ इस तरह से हो सकता है कि जैसे हमें एक चॉइस दे दी जाए कि मुझे इनमें से आप इन नंबर्स को सिलेक्ट करो। तो मैंने ये अपने पास जो है वो एक मेन्यू जो है बनाकर आपको प्रिंट करवा के दिया। तो मेन्यू ने बेसिकली क्या किया कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। अगर मैं 1 दबाता हूँ तो क्या लिखा जाए, क्या प्रिंट किया जाए, हेलो। अगर मैं 2 उसको इनपुट करूँगा तो उसके बारे में क्या जो भी हमारे पास आउटपुट आएगी वो आएगी वर्ल्ड। और उसके अलावा अगर मैं 3 दबाता हूँ तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर जाना चाहिए। ये चीज़ें जो है ये हमारी सी आउट वाले स्टेटमेंट जो है वो दिखा रही हैं। तो इसका लॉजिक जो है वो नेक्स्ट हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन उसकी की जाएगी। तो वो क्या करेगा कि पहले उसने एक मेन्यू दिखाया और नीचे भी बताया कि एंटर योर चॉइस 1, 2 और 3। अगर मैं 1, 2 और 3 में से कोई भी चॉइस यहाँ पर सीन की वजह से यहाँ पर सीन करता हूँ तो क्या किया जाएगा कि इसके रिलेटिव जो भी काम है वो हमें दिखाया जाएगा, यानी प्रिंट किया जाएगा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं 1, 2 और 3 के अलावा कोई और चीज़ जो है वो वहाँ पर क्लिक कर दूंगा, कोई और नंबर एंटर कर दूंगा, तो उस सूरत में मुझे इस दोबारा से इसी मेन्यू के ऊपर लाया जाएगा और दोबारा से फिर से वही प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो इसका लॉजिक देखते हैं वो किस तरह से किया गया है। तो जब हमने बात की थी जब सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स की, तो हमने ये बात की थी कि जब भी हमें मल्टीपल चॉइसेस मिली हो तो उस सूरत में हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो क्या किया कि हमने स्विच के अंदर एक्सप्रेशन के तौर पर इस वेरिएबल को लिख दिया कि अगर ये वेरिएबल केस 1 हो, यानी इस केस में कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू 1 हो मैंने जो एंटर की है, तो उस सूरत में क्या किया जाए कि सी आउट कर दो हेलो। तो उसके बाद गो टू द मेन्यू, तो दोबारा फिर से उस मेन्यू के ऊपर चला जाए। ये प्रोग्राम उस वक्त तक एंड नहीं होगा जब तक कि मैं इसे एग्जिट नहीं करूँगा, यानी एग्जिट वाला जो 3 हमें एंटर करना था, जब तक मैं 3 को एंटर नहीं करूँगा तब तक ये प्रोग्राम जो एग्जिट नहीं होगा। यानी जब मैंने 1 जो उसे एंटर किया तो उसने हेलो प्रिंट कर दिया और उसके बाद ये देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू मेन्यू। तो गो टू मेन्यू का मतलब ये हुआ कि वो दोबारा फिर से कंट्रोल यहाँ पर चला गया और फिर से यही चीज़ जो है वो रन होना शुरू हो गई। और उसके बाद फर्ज करें कि मैंने 1 जो है उसे क्लिक नहीं किया या 1 जो है वो एंटर नहीं किया, तो उसके बाद क्या होगा, वो चेक करेगा क्या ये 2 है। अगर मैंने 2 दबाया तो सूरत में केस 2 रन होगा और वो प्रिंट करेगा वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद कंट्रोल आएगा इस मेन्यू, इस नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जो कि यहाँ लिखा हुआ है गो टू मेन्यू। तो मेन्यू का मतलब हुआ कि दोबारा फिर से कंट्रोल यहाँ पर चला गया और दोबारा फिर से यही स्टेटमेंट जो है वो रन की गई। तो उस वक्त जो स्टेटमेंट रन की गई उसने दोबारा फिर से यही प्रोसेस जो है वो दोहराए। उस सूरत में अगर मैं दोबारा फिर से जो मुझसे वो वैल्यू एंटर करने के लिए कहता है और मैं दबा देता हूँ 3, तो 3 जब दबाऊंगा तो क्या हुआ होगा कि यहाँ पर सी आउट ये वाला जो केस है ये रन होगा, सी आउट किया जाएगा एग्जिटिंग और उसके बाद लिखा हुआ है ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब यही था कि हमने जब इसको डिस्कस किया था तो हमने इस बारे में बात की थी कि जब ब्रेक को यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि इस लूप को या इस सिलेक्शन स्ट्रक्चर को एग्जिट कर दो तो प्रोग्राम जो है यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर मैंने 1, 2 और 3 जो हमें चॉइसेस दी गई हैं इनके अलावा कोई भी चॉइस लिखी तो एक डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास केस है वो रन होगा, जिसका मतलब ये होगा कि वो सी आउट करेगा कि इनवैलिड चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है गो टू मेन्यू, तो यहाँ से दोबारा फिर से जो प्रोग्राम है मेन्यू पर चला जाएगा। तो मेरे पास यही चॉइसेस हैं कि मैं या तो 1, 2 और 3 में से कोई चीज़ दबाऊँ तो क्या होगा कि उनके रिलेटिव जो भी स्टेटमेंट्स हो वो रन होगी। अगर मैं 3 दबा देता हूँ तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। लेकिन अगर इनके अलावा मैं कोई भी इनपुट करूँगा तो प्रोग्राम जो एंड जो है वो हरगिज़ नहीं होगा, वो दोबारा फिर से मुझे मेन्यू पर लेकर जाएगा जब तक मैं 3 दबाकर उस प्रोग्राम को एग्जिट नहीं कर देता। तो अब इसको रन करके देखते हैं। आई होप कि इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ये मेन्यू है, उसने मुझे कहा कि प्रिंट हेलो, अगर मैं 1 दबाता हूँ तो हेलो प्रिंट होगा, 2 दबाता हूँ तो वर्ल्ड प्रिंट होगा, इस तरह से 3 दबाता हूँ तो एग्जिट। तो मैं अगर यहाँ पर 2 दबाऊँ तो क्या होना चाहिए कि वो वर्ल्ड प्रिंट करे और दोबारा फिर से मेरे पास ये मेन्यू आ जाए। तो ये ऐसा ही हुआ कि उसने वर्ल्ड को प्रिंट किया और दोबारा से मेन्यू मेरे पास आ गया। लेकिन अगर मैं इसे 1, 2 और 3 के अलावा कोई और जो है वैल्यू देता हूँ, यानी 4 दे देता हूँ, तो क्या करेगा, इनवैलिड चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन। तो उसने दोबारा फिर से मेरे पास मेन्यू जो है मुझे शो कर दिया। अब इसे एग्जिट करने के लिए मुझे 3 दबाना पड़ेगा। अगर मैं 3 क्लिक करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिटिंग, जो कि हमने स्टेटमेंट जो है वहाँ पर लिख दी थी कि मुझे ये चीज़ जो है वो रन करनी है।
तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अब आप जो है इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे, अब आपको बिल्कुल अच्छी समझ आ चुकी होगी कि हमें मेन्यूज़ की तरह से डिफरेंट लेबल्स को किस तरह से यूज़ करना है। इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं आप खुद से अब डिसाइड करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने कमेंट सेक्शन को आप इसीलिए इस्तेमाल करें, एक कम्युनिटी की तरह मुझसे इंटरेक्ट करें, ताकि मुझे भी खुशी हो कि अगर मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ, तो अगर मैं किसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उन्हें समझ भी आ रही है। तो इसी तरह के मज़ीद कोर्सेज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके अंदर मैं मज़ीद बहुत से एक्साइटिंग कोर्सेज़ लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।